Okay, good morning, class. Welcome to next lecture of operations management. ठीक है, तो हम कैपेसिटी प्लानिंग के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, so we were on this slide, which is tactics for matching capacity to demand. अच्छा, फर्म्स ने जो बेसिकली करना होता है ना, दे हैव टू मैच कैपेसिटी टू डिमांड। ठीक है, कैपेसिटी जो फर्म की काफ़ी हद तक फिक्स्ड होती है। ठीक है, स्पेशली इन द शॉर्ट रन। ठीक है, एंड इवन इन द इंटरमीडिएट प्लानिंग स्टेजेस। ठीक है, तो शॉर्ट रन और मीडियम रन में, ठीक है, विच इज़ शॉर्टर देन लॉन्ग लॉन्ग रन। ठीक है, और कैपेसिटी काफ़ी हद तक फिक्स होती है फर्म की। ठीक है, सो व्हाट द कंपनी हैज़ टू डू इज के इट हैज़ टू फाइंड सम वे टू मैच कैपेसिटी टू डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है। ठीक है, आपके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लग गए। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल या बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है, बिकॉज दैट टेक्स मोर टाइम, उसके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो फर्म्स यूज अदर टैक्टिक्स टू मैच कैपेसिटी टू डिमांड। ठीक है, जिसमें एक आम टैक्टिक इज मेकिंग स्टाफिंग चेंजेस। ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, तो उसमें बहुत सारा पेशेंट्स आने लगे हैं। ठीक है, बिल्डिंग तो वही रहेगी। ठीक है, बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं चेंज हो सकती, और बिल्डिंग में जो रूम्स है वो भी उतने ही। ठीक है, सो दे कैन मेक स्टाफिंग चेंजेस। ठीक है, स्टाफिंग चेंजेस ये हो सकते हैं कि दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वर्क। ठीक है, या दे कैन आल्सो हायर सम पार्ट टाइम स्टाफ। ठीक है, फॉर लेट्स से नाइट शिफ्ट। इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा द सेकंड थिंग दे कैन डू इज दे कैन एडजस्ट इक्विपमेंट। ठीक है, एडजस्ट इक्विपमेंट है, अगर लेट्स से डिमांड कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई है, तो दे कैन बाय एडिशनल मशीनरी। ठीक है, और another option they can use is they can lease out uh, existing equipment. They can sell or lease out existing equipment. सेलिंग लीजिंग आउट एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपकी मशीनरी पुरानी हो गई है। ठीक है, या आपकी मशीनरी जो है वो आउटडेटेड इन सेंस कि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी। मशीन ज़रूरी नहीं पुरानी होगी, उसकी टेक्नोलॉजी उससे पुरानी होगी। ठीक है, तो उस मशीन के बजाय फेंकने के आप क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, और उसको लीज पे दे सकते हैं किसी और को जिसकी उसे ज़रूरत हो। ठीक है, उसके अलावा यू कैन इम्प्रूव प्रोसेसेस। ठीक है, आप प्रोसेसेस में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कैपेसिटी और डिमांड के मुताबिक हो जाए, एंड दैट विल इंक्रीज योर थ्रूपुट रेट। थ्रूपुट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन प्रोड्यूस इन टाइम पीरियड। ठीक है, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो रीडिज़ाइन प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट। ठीक है, लेट्स अगर आप बड़ी गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो यू कैन मेक स्मॉलर कार्स सो यू कैन प्रोड्यूस मोर इन लेस टाइम। You can also add more flexibility to meet changing product preferences. प्रोसेसेस को आप थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यू कैन मेक देम मोर फ्लेक्सिबल। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, फ्लेक्सिबल का अगेन मतलब ये होता है कि प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फिर सो एक अनदर थिंग यू कैन डू इज यू कैन क्लोज फैसिलिटीज। ठीक है, बट क्लोजिंग फैसिलिटी इज नॉट रियली एन ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को अवॉइड करना चाहते हैं अनलेस आपकी डिमांड बहुत कम हो जाए और कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली क्लोज। बट इस तरह की सिचुएशन बिजनेस की कोशिश होती है कि नहीं यार। नेक्स्ट, ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, अभी तक जो हमने बात की कैपेसिटी प्लानिंग की, इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सर्विसेज की कम बात की है, अभी हम थोड़ा सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज में बहुत ज़रूरी होता है, दोनों टाइप के बिजनेस ज़रूरी है, दैट विल मैच डिमांड टू कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन सर्विसेज वही उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जो है ना डिमांड को मैच करना होता है टू कैपेसिटी।
इस तरह नहीं होना चाहिए कि कैपेसिटी कम और डिमांड ज़्यादा हो, और इवन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए डिमांड कम हो जाए, तो दिस सिचुएशन इज आल्सो नॉट डिज़ायरेबल। तो हमने इन दोनों को आपस में मैच करना होता है, ठीक है। तो डिमांड को मैनेज करने के तरीके, देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के तरीके फॉर एग्जांपल फॉर हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक चेंजेस इन द वे दे मेक अपॉइंटमेंट्स, ये रिजर्वेशन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिमांड को कम करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ी सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स जो हैं थोड़ी सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि हर पेशेंट को अपॉइंटमेंट ना दें, ठीक है। या इसको इस तरह भी मैनेज किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आमतौर पे पेशेंट्स को इजाज़त होती है कोई भी बीमार बंदा वॉकिंग कर ले, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि हर पेशेंट को अटेंड ना करें, यू ओनली अटेंड पेशेंट्स बाय अपॉइंटमेंट, जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हो सिर्फ उन्हीं को अटेंड करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं टू मैनेज डिमांड इन अ सर्विसेज बिजनेस, फॉर एग्जांपल इन अ हॉस्पिटल। इसके अलावा कैपेसिटी मैनेज करने के लिए यू कैन हायर पार्ट टाइम स्टाफ, जिसकी मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। तो लेट्स से डिमांड बढ़ जाती है, कैपेसिटी आपकी लिमिटेड है, तो आप फुल टाइम स्टाफ नहीं हायर कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो यू कैन जस्ट हायर पार्ट टाइम स्टाफ टू मीट द इंक्रीज डिमांड। ठीक है, सो दीज आर जस्ट सम टेक्निक्स अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें लीडिंग डिमांड, इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, लीडिंग डिमांड वन स्टेप, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम स्किपिंग दिस, ठीक है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, we'll just go to break even analysis। So break even analysis आप पढ़ चुके हैं। Basically what is break even analysis? ब्रेक इवन एनालिसिस में आप क्या करते थे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में भी करते थे, यहाँ भी इसी तरह की चीज़ हमने करनी, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर evaluating प्रोसेस एंड इक्विपमेंट alternatives। तो इसको हम प्रोसेस और इक्विपमेंट alternatives के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है, टू फाइंड द पॉइंट इन डॉलर्स एंड यूनिट्स एट विच कॉस्ट इक्वल्स रेवेन्यू, रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसके ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट अ कॉस्ट दैट कंटिन्यू इवन इफ नो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि अगर आपकी सेल बिल्कुल जीरो है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको फिर भी पे करनी होती है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, लेट्स से अगर आपकी सेल्स ज़्यादा होने लग जाती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, डेट, मॉर्गेज पेमेंट्स। वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट दैट वेरी विद द सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि आपकी सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट दैट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को आप कह सकते हैं प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड और यू कैन आल्सो इमेजिन दैट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। कहने का आइडिया ये है कि वेरिएबल कॉस्ट टाइड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा आउटपुट होगा आपका, उतनी ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई वेरिएबल कॉस्ट की, लेबर इज एन एग्जांपल, मटेरियल्स हो गए, फिर यूटिलिटीज, कुछ यूटिलिटीज आर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग,
ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में वी मेक अ नंबर ऑफ assumptions। एक assumption तो ये करते हैं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू वेरी लीनियरली, ठीक है, दे आर अ लीनियर फंक्शंस, ठीक है। सो जो खास जो वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू है, आप जितना वेरिएबल कॉस्ट नहीं होते, आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं, कॉस्ट चेंजेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन वॉल्यूम के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और रेवेन्यू की भी रिलेशनशिप यही है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा सेल करते हैं, आपका रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू इज नॉट अ लीनियर फंक्शन एंड कॉस्ट इज आल्सो नॉट अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एंड देयर इज नो टाइम वैल्यू मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाई गई, ठीक है। दिस इज द ग्राफ व्हिच शोज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो नीचे जो पर्पल लाइन है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और ये जो लाइन ओरिजिन से ओरिजिनेट करके जा रही है, पर्पल लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू लाइन या टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है। और सॉरी, इट्स टोटल रेवेन्यू लाइन नॉट रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाली पर्पल लाइन जो है दिस इज टोटल रेवेन्यू लाइन, और ये जो है ब्लू लाइन है दिस इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाली ब्लू लाइन जो है टोटल कॉस्ट की लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू। उसके बाद अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है, टोटल कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी चेंज नहीं होती, आप जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। यानी जितने मर्जी आप सेल कर लें, यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, ठीक है। सो यू कैन सी जैसे जैसे यूनिट्स पर पीरियड इंक्रीज करते जाते हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, बी ई पी एक्स, दिस स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बी पी डॉलर है, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, पी इज फॉर प्राइस, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टी आर इज टोटल रेवेन्यू which is equal to px, and f is fixed cost, v is equal to variable cost per unit, tc is total cost which is equal to fixed cost plus v times x. V is the variable cost per unit, x is the number of units. So break even point पे आपका जो total revenue होता है, TR is equal to total cost, ठीक है। So at break even point total revenue is equal to total cost, or you say that px is equal to f plus vx, ठीक है। So px is your total revenue and it is equal to fixed cost plus variable cost, ठीक है। So break even point in units is equal to fixed cost divided by p minus v. P is the price per unit and v is the variable cost per unit, ठीक है। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स का फॉर्मूला ये है, इट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है इट्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंड यू कैन राइट दैट इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला एज वेल। सो ये फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस पर यूनिट एंड वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स इज द वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो एग्जांपल आपके सामने कैलकुलेट हुई है। अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट दिया व्हिच इज 10,000, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया व्हिच इज 0.7 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर इज 1.50 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 4 पर यूनिट। तो you can calculate your break even point in dollars using a formula, fixed cost divided by 1 minus variable cost per unit divided by price per unit, ठीक है। So it's F divided by 1 minus V by P. So F stands for fixed cost which is 10,000, V is over here is total variable cost which is material cost per unit plus direct labor cost per unit, ठीक है। So V over here is 1.5 plus 0.75, price per unit over here is $4 per unit, यानी कि selling price per unit is $4 per unit,
ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करें। 10,000 डिवाइड बाई 1 माइनस 1.50 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 4, तो आपके साथ आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 0.4375। ठीक है, तो पहले आपने नीचे वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 10,000 डिवाइड बाई 0.4375। इसका ये आंसर आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स इज इक्वल टू दिस। और ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया इन यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये है 10,000 डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, 5,714 यूनिट्स। ठीक है, तो यू आर बेसिकली इनडिफरेंट एट योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में ना आपको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, सो यू आर इनडिफरेंट। Okay, thank you. That is the end of the lecture.